नमस्कार, डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। भोपाल प्रशासनिक अकादमी का मंच और मौका अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस का, जहां आनंद के आयाम पर मंथन हुआ। लेकिन इस चर्चा में सिर्फ खुश रहने की बात नहीं थी, बल्कि शासन और प्रशासन के भीतर संतुलन, अनुशासन और सोच को लेकर एक बड़ा संदेश छिपा था। हालांकि विपक्ष इस मॉडल पर सवाल भी उठा रहा है कि क्या ये विचार जमीनी हकीकत में उतर पा रहे हैं। तो क्या खुशहाली अब शासन का नया मंत्र बनने जा रही है, और क्या ये सोच सिस्टम में बदलाव ला पाएगी? सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, फिर इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भोपाल, जहां एक संगोष्ठी में सिर्फ खुश रहने की बात नहीं हुई, बल्कि ये सवाल उठा, क्या खुशहाली सिर्फ व्यक्तिगत भावना है या शासन की जिम्मेदारी भी? अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस पर नरहुन्हा प्रशासन अकादमी में आनंद के आयाम पर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री कृष्ण के उदाहरणों से एक गहरा संदेश दिया कि राजा सिर्फ शासन नहीं करता, वो अपनी प्रजा के मन का भी संरक्षक होता है। कभी कालिया नाग, कभी अक्षौहिणी सेना, तो कभी परिवार और समाज का जिक्र। सीएम ने इशारों में साफ किया कि व्यवस्था मजबूत होगी तो समाज खुश होगा। भोपाल के प्रशासनिक अकादमी में आयोजित इस संगोष्ठी में खुशहाली को व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक विषय के रूप में रखा गया। मंच से ये संदेश दिया गया कि विकास का असली पैमाना सिर्फ आर्थिक प्रगति नहीं बल्कि समाज का संतुलन और संतोष भी है। आनंद मंत्रालय के द्वारा ये जो आयोजन किया गया, मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और सही में हमारे काम की दक्षता बढ़े। प्रशासनिक मशीनरी में काम के कई सारे तनाव भी होते हैं। जीवन की कठिनाइयों को भूल करके हम अपनी क्षमता, योग्यता से काम के प्रति निष्ठा के आधार पर अपने प्रत्येक समय का सदुपयोग करें और मनस्थिति भी आनंद में रहे। इस भाव को लेकर आनंद मंत्रालय की जो स्थापना हुई थी और हम सब सौभाग्यशाली हैं। 2016 सिंहस्थ उज्जैन के आयोजन के बाद ये मंत्रालय हमारे अपने कई सारे उद्देश्य की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ रहा है। उम्मीद करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर हमारे विभाग के माध्यम से इस आयोजन का भी हिस्सा बने और भविष्य को लेकर भी इस पे काफ़ी काम किया जाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री कृष्ण के उदाहरणों के जरिए बताया कि नेतृत्व सिर्फ आदेश देने का नहीं बल्कि दिशा देने का काम है। अक्षौहिणी सेना का उदाहरण देकर उन्होंने संकेत दिया कि जब व्यवस्था अनुशासित होती है तब परिणाम स्वतः सकारात्मक होते हैं। कालिया नाग की कथा के माध्यम से ये बताया गया कि कठिन परिस्थितियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन शासन का काम उन परिस्थितियों को कम करना है। व्यक्ति मुस्कुराए, ये बात अच्छी है, लेकिन व्यवस्था ऐसी हो कि उसे मजबूरी में ना मुस्कुराना पड़े। यही असली खुशहाली है। लेकिन वो पूरे 18 दिन में उनकी सारी सेना के सिपाही से लेके अधिकारी तक केवल एकमात्र आज्ञा दी कि तुमको उधर रहना, मैं इधर रहूंगा। ये आज्ञा कृष्ण भगवान ने दी। तो गीता के इस मार्ग पे चल करके उनको भी वो आनंद की जो बात हम कह रहे हैं कि सुख और दुख में स्थित प्रज्ञ होना, तो स्थित प्रज्ञ क्या होगा, इसकी कृष्ण भगवान ने केवल कथा नहीं सुनाई, अपने जीवन में जी के दिखाया कि अपने सामने उस बात को जानते हुए कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसको जाना है, कोई अमर नहीं, लेकिन इनका कर्म यहाँ लिखा है। उस कर्म के आधार पर उनकी भूमिका तय करते हुए विपक्ष का कहना है कि खुशहाली का संदेश स्वागत योग्य है, लेकिन इसे जमीनी हकीकत से जोड़ना जरूरी है। अगर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य मजबूत होंगे तभी खुशहाली स्थायी बन पाएगी। खुशहाली ये कोई योजना नहीं, ये शासन का प्रतिबिंब है। अगर व्यवस्था सरल होगी तो जीवन सहज होगा, और जब जीवन सहज होगा तो मुस्कान अपने आप आएगी। अगर देश में विपरीत परिस्थितियां हो और उसमें भी हम बंसी बजाएं, निश्चित तौर पर ये गलत बात है। रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। क्या हुआ उस देश का? आज परिस्थितियां इस देश में ये हैं, 35 लाख बच्चियां स्कूल छोड़ देती हैं हाई स्कूल के बाद।
38 लाख बेरोजगार रजिस्ट्रेशन करा के बैठा है। आपने वादा किया था कि अब की बार बेरोजगारी की मार और अब की बार भाजपा सरकार। महंगाई को लेकर आपने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार भाजपा सरकार। इन परिस्थितियों में देश कैसे खुशहाली मना सकता है जब किसान खुशहाल नहीं है, नौजवान खुशहाल नहीं है, गृहस्थी चलाने वाली महिला खुशहाल नहीं है, तब आप उससे कह रहे हैं कि नाचो गाओ ताली बजाओ। मध्य प्रदेश का आनंद विभाग खुशहाली को नीति में बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कार्यक्रमों और कार्यशालाओं से खुशहाली आएगी या फिर जमीनी बदलाव से, क्योंकि जब सुविधाएं बेहतर होंगी तभी समाज में वास्तविक संतोष दिखेगा। भोपाल के संगोष्ठी ने एक बात साफ कर दी, खुश रहना व्यक्ति का प्रयास है, लेकिन खुश रखना शासन का धर्म है, क्योंकि जहां सिस्टम सुलझा हो वहां जीवन उलझता नहीं, और जहां शासन संवेदनशील हो वहां समाज उदास नहीं होता। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। तो चलिए विषय की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ब्रिज गोपाल लोहिया जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ उनका। अभिलानंद जी है, महंत है वो, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सिंपी अग्रवाल जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। अभिलानंद जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है, क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मोहन यादव जो है आज खुशहाली दिवस पर तमाम बातें जो कहे, क्या लगता है सर, क्या अध्यात्म से प्रशासन सुधर सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही जी कि क्या अध्यात्म से प्रशासन सुधर सकता है। तो ये अध्यात्म से तो सब कुछ सुधर सकता है जी। अगर व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाए। आध्यात्मिक मतलब अंदर से जो सोच रखता हो, मन की सोच और दिमाग की सोच अगर एक दिशा में काम कर रही हो, उसको ही अध्यात्म कहते हैं। और अध्यात्म से ही व्यक्ति अगर काम करे और सोच समझ के काम करे तो पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश सुधर सकता है। उसकी स्थिति अनुकूल हो सकती है। व्यक्ति को विषम परिस्थिति में भी जीने का जो योग होता है वही अध्यात्म सिखाता है। तो अभी जैसे आपने पूछा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि आनंद विभाग के विषय में जी, तो इससे आप ये देखेंगे कि पूरे प्रदेश में जब लोगों की मनोदशा, आंतरिक दशा, मन की दशा और दिमाग की ये व्यवस्था जब ठीक रहेगी तो वो सुचारू रूप में काम भी करेंगे और सही दिशा में काम करने के लिए सुदृढ़ रहेंगे। उनको, चूंकि जब आदमी का दिमाग ठीक नहीं हो तो उल्टा काम करता है। बिल्कुल, तो पहले तो दिमाग को ठीक रखना चाहिए, यही आनंद विभाग का काम है। जी ठीक है, ठीक है। ब्रिज गोपाल लोहिया जी, क्या लगता है, क्या खुशहाली सिर्फ संदेश है या इसके पीछे कोई ठोस प्लान भी है आप लोगों का? देखिए, मैं 9 साल बने हूँ, मगर मैं पहली बार धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आनंद विभाग को अपनी डिबेट के लिए चुना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात जी। अब आप इसको समझिए, 2016-17 में जब पहली बार इसको डिजाइन और प्लान किया गया था तो देश में नहीं पूरी दुनिया में एक देश है केवल जहां आनंद विभाग का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य पूरे विश्व में जिसके पास आनंद विभाग है। और इस बात की चिंता सरकार ने की थी कि हम जो रोजमर्रा के काम करते हैं उसमें जो तनाव होता है उस तनाव के साथ साथ हम आनंदित भी रह सकें। और ये खुशहाली, सुख, इनके बहुत ऊपर आनंद है। और इसके लिए इसमें बहुत सारे टूल हैं। आप मुझे समय देंगे, मैं आपको पूरा टूल बताऊंगा, क्योंकि मुझे बड़ा गौरव होता है कि मैं बहुत शुरुआती आनंदक जो रजिस्टर हुए थे उनमें से एक आनंदक भी हूँ। इसमें क्रम है कि पहले आनंदक है, फिर उसके लिए टूल है, वो ऑनलाइन क्लासेस करता है, ऑफलाइन क्लासेस करता है। और उसके लिए टूल है कि उसकी जो चिंताएं हैं उनका दायरा क्या है, उसके प्रभाव का दायरा क्या है, उसका कनेक्शन, करेक्शन और डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, उसकी लाइफ बैलेंस शीट क्या है। ऐसे बहुत सारे टूल आनंद विभाग ने डेवलप किए और इसमें ईशा फाउंडेशन को भी जोड़ा और आर्ट ऑफ लिविंग को भी जोड़ा। और इन सबके माध्यम से आनंद को एक नए तरह से व्याख्यायित करने का काम किया और ज्यादातर ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करने का काम किया जो ज्यादातर कामकाजी लोग हैं। ये मैं पहले आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात, पहले आनंदक के बाद वो आनंदम सहयोगी की ट्रेनिंग करता है। ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण है। उसके बाद वो मास्टर ट्रेनर की कोचिंग की ट्रेनिंग के लिए जाता है
और वो मास्टर ट्रेनर की 8 दिन की कोचिंग करता है, चाहे वो ईशा फाउंडेशन में करेगा या पंचगनी में करेगा, उसके केंद्र निर्धारित है। और इसके बाद वो दूसरों को आनंदित रखने का प्रयास करेगा कि जीवन में सुख और दुख हमेशा चलते हैं, और आनंद की हम जो व्याख्या मानते हैं, चाहे हमारी अपनी संस्कृति के रूप में माने, चाहे सरकार के रूप में माने, कि विषम से विषम परिस्थिति में भी स्वयं को नियंत्रित रखना आनंद है। जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के सामने थे तो उसके ऊपर खड़े होकर भी नृत्य कर रहे थे। भगवान जानते थे कि ये अत्यंत जहरीला सांप है। इतनी परेशानियों में भी जो नारी सकता है वो आनंद है, और वो आनंद की प्रतिमूर्ति कृष्ण, जिनका आज उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और एक बात और आपको करता हूँ, हमने इसमें नेकी की दीवार बनाई थी सबसे पहले, आपको भी मालूम है, और आज मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर चल रही है। ये नेकी की दीवार क्या सिद्ध करती है कि मनुष्य को मिलने से सुख आता है, जो हमें प्राप्त होता है उससे हमें सुख आता है, मगर जब हम किसी को कुछ देते हैं तो उससे आनंद आता है। तो आनंद हमेशा देने में है, आनंद कभी लेने में नहीं है। ब्रिज जी। और यही आनंद विभाग का जो कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट के साथ हम मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित एक बात हम आपसे कह सकते हैं कि हो सकता है इसमें आलोचनाएं हो सकती हैं, हो सकता है लोग हमारी कमी गिना सकते हो, परंतु उन लोगों को हमारी कमी गिनाने का कोई अधिकार नहीं है जिन्होंने न कभी जनता के सुख के लिए काम किया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सिम्पी जी से। ठीक है ब्रिज जी। सिम्पी जी, क्या लगता है आपको, सिस्टम सुधार से क्या वाकई में खुशहाली आ सकती है? सिम्पी जी। आज पूरे प्रदेश कहा कि आनंदमय रहिए, तो पहली तो आनंद की खबर ये है कि आगर जिले के सुसनेर विधानसभा से पंडित मोहित नागर जी अपने बहुत सारे समर्थकों के साथ कांग्रेस के अंदर सम्मिलित हो गए हैं। तो हमें लगता है मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद कांग्रेस के लिए फलीभूत हो गया है। अब आपके अगर विषय पर आते हैं तो गीता कहती है कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म प्रधान बनिए। तो मोहन यादव जी अगर आनंद देने में है और लेने में नहीं है तो आप इस प्रदेश की खुशहाली के लिए क्या कर रहे हैं? और जैसा कि लोहिया साहब कह रहे थे कि जिन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया उन्हें आलोचना करने का या प्रश्न करने का अधिकार नहीं है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी। हम विपक्ष में हैं और हम तो प्रश्न करेंगे ना कि मध्य प्रदेश सरकार के कर्म कहाँ हैं। आप देख लीजिए, कल की एक रिपोर्ट है जहां पर कांग्रेस के विधायक पंकज उपाध्याय जी ने जब उद्योगों के ऊपर विधानसभा में प्रश्न किया था तो 26 फरवरी को ये कर आया था कि लगभग 2 साल में 724 उद्योग भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में स्थापित किए हैं। और एक संभ्रांत समाचार पत्र जब फील्ड पे उतरकर 75 फैक्ट्रियों में पहुंचता है तो पता चलता है उसमें से 32 ऐसी हैं जो पुरानी है या बंद है, और आप इसी के अंदर प्रदेश की खुशहाली के जो रोजगार है वो आप कागजों में दिखा देते हैं। तो फिर कैसे होगा आनंद? अगर आप एमपी पोर्टल पर देखेंगे तो 30 से 50 लाख बेरोजगार जो है वहां पर रजिस्टर्ड है, जिनको आपने आकांक्षी युवा बनाकर बैठा दिया है। अगर किसान के आनंद की बात करूं तो इन्हीं के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मक्का की खेती को प्रोत्साहित करते हैं, जिस पर समर्थन मूल्य 2400 निर्धारित होता है, लेकिन मालवा की मंडियों में वो तो 1100 रुपए में बिक रही है, जबकि लागत ही उसमें 1500 रुपए आ जाती है। अगर शिक्षा विभाग की बात करूं, हाल ही में आपने टीईटी एग्जाम्स की घोषणा करवा दी है, जिससे लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की गर्दन पर तलवार लटकने लग गई है। 50,000 पद शिक्षकों के खाली पड़े हुए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करूं तो 1059 मान्यता प्राप्त पद खाली पड़े हैं। 50,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। डॉक्टर्स की बात करूं, सीएजी की रिपोर्ट है 4000 पद जो है वो खाली पड़े होंगे। 22,000 आरक्षकों के पद खाली पड़े होंगे। तो कहाँ है समृद्ध आनंदमय मध्य प्रदेश? आप शिक्षा का जो बजट है वो 37,000 करोड़ कर देते हैं, बच्चे 56 लाख घट जाते हैं, 29,000 स्कूल जो है वो बंद होने की कगार पर आ जाती हैं। तो कहाँ है आनंदमय मध्य प्रदेश? तो कर्म प्रधान बनिए, सिर्फ धर्म प्रधान मत बनिए। ठीक है सिम्पी जी, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अभिलानंद जी, क्या बिना व्यवस्था सुधारे सिर्फ अध्यात्म से समाज खुश हो सकता है? लगता नहीं कि पहले व्यवस्था को सुधारना चाहिए तभी समाज खुश होगा? देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारी बहन जो है शिल्पी जी तो बहुत अच्छा बोल रही थी अभी, लेकिन मैं उनके थोड़ा सा ज्ञान को दुरुस्त करूं कि
मैंने पहले भी कहा था कि व्यक्ति का अगर मानसिक संतुलन ठीक है, उसका मन ठीक है, तो वो काम भी अच्छा करेगा। तो देखो, काम तो सब अपनी जगह ठीक ही चल रहा है। सरकार ऐसा नहीं कि कोई काम में फेलवर हो रही हो, काम सब बढ़िया हो रहा है। कहाँ शिकायत मिल रही, कहाँ कौन क्या कर रहा है, अभी तक तो हमें तो कोई नेगेटिव नजर नहीं आया। और नेगेटिव इसलिए भी नजर नहीं आया, जब से आनंद विभाग की स्थापना हुई 2016 से, तो ये विभाग 60,000 लोगों के साथ पूरे प्रदेश में काम कर रहा है, लोगों की मनोदशा ठीक करने की। आप ये देखिए कि हर क्षेत्र, हर गांव, हर जिले, हर तहसील में आनंद विभाग के कार्यकर्ता, जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, अब जब आदमी डिप्रेशन में रहेगा तो जाहिर सी बात है कि अपने घर में उल्टा काम करेगा, तो उनको ठीक करने का काम करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। और ये वास्तव में बहुत आवश्यक है। जैसे कि शरीर से हम काम लेते हैं तो शरीर को आराम देने के, योग करने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से आनंद विभाग एक बनाया गया था। आनंद विभाग के द्वारा वहां बहुत सारे स्पेशलिस्ट लोग हैं जो व्यक्ति को ये सांत्वना देके और ये व्यवस्था जुटाते हैं कि आपको खुशहाल रहना है, खुशहाल रह के पूरा काम करना है। ठीक है, काम कहाँ कौन बेरोजगार है, जो बेरोजगार है उनके लिए देखिए सरकार ने नीति बनाई है। अगर व्यक्ति क्वालिफाइड है तो कोई बेरोजगार नहीं है। आज के समय में आप प्राइवेट कंपनियां और ये सब इतनी हो गई है कि जो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो कंपटीशन, अब जो कंपटीशन में पास नहीं होगा तो वो तो घर ही बैठा रहेगा भाई। लेकिन सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और ये आनंद विभाग इसको जो है, जैसे कहते हैं कि पौष्टिकता देने का काम करती है, शरीर को, व्यक्ति को, मन को, बुद्धि को, ज्ञान को। इसीलिए आनंद विभाग की स्थापना की गई। ठीक है ब्रिज जी, लगता नहीं है कि अपने को सिस्टम को थोड़ा सा सुधारना चाहिए? क्योंकि देखिए सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है और मोहन यादव जी का सोच भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक सिस्टम जो है वो दुरुस्त तो नहीं होगा तब तक समाज कैसे खुश रह सकता है, आम लोग कैसे खुश रह सकते हैं? देखिए पांडे जी, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है और मैं इस प्रश्न को स्वीकार करता हूँ कि हमेशा सिस्टम में परिवर्तन की आवश्यकता रहती ही है। हम अनादिकाल से जब देखते हैं कि वैदिक काल में भी उस सिस्टम के सुधार की आवश्यकता थी, आज आधुनिक काल में भी है। ऐसा कोई काल नहीं है जब सिस्टम में सुधार की गुंजाइश ना हो। हम तो इसे हमेशा स्वीकार करते हैं और सिस्टम में वही सुधार, उसमें पॉजिटिविटी आए, वही काम तो आनंद विभाग कर रहा है। मगर मैंने 4 प्रश्न बहन ने उठाए सिंपी अग्रवाल जी ने। एक उन्होंने उठाया कि ये कौन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। बिल्कुल सच है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ कि कभी भी लोकतंत्र में कोई राजनीतिक दल तय नहीं करेगा कि किसने क्या अच्छा किया, मगर इस लोकतंत्र में जनता तय करती है कि कौन ने बेहतर किया और कौन ने बेहतर नहीं किया है। यदि लगातार जनता किसी को नकार रही है और किसी को सरताज बना रही है, उसका सीधा सीधा मतलब है कि जनता मूल्यांकन कर रही है कि किसने काम किया, किसने नहीं किया। दूसरी बात, कांग्रेस के जो सम्मानीय हमारे प्रवक्ता गण है, उनकी एक निर्धारित भाषा है, विषय आप कुछ भी रख लीजिए वो वही बोलेंगे। मगर मेरे पास शिक्षा में बताने के लिए बहुत कुछ है कि ड्रॉप आउट रेट है जो 0 से 5 तक 0 है, जो 6 से 7 तक 5.7% है, जो कांग्रेस की सरकार के समय 56% तक हुआ करता था। मगर हम उसको भी उपलब्धि नहीं मानते। हम तो ये मानते हैं कि प्रत्येक छात्र प्रज्ञावान हो जाए तब हम इसको उपलब्धि मानेंगे। तीसरा, उन्होंने कृषि के अपने आंकड़े बताए, उस कृषि के आंकड़े बताए जो कृषि इनके समय पीड़ित थी, शोषित थी, वंचित थी। वो कृषि इतनी परेशान थी कि किसी किसान के पास उपज ही नहीं थी। तीसरा, इन्होंने एक और प्रश्न किया कि सरकार धर्म से नहीं कर्म से चलेगी, और उसी धर्म के एक श्लोक का उच्चारण उन्होंने अपनी बात प्रारंभ करने के लिए किया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अरे हम तो ये कहते हैं कि जब धर्म के आधार पर कर्म करोगे तभी सरकार होनी चाहिए। और जहां तक हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं, हम ये मानते हैं कि सरकारें हमारे लिए साध्य नहीं है, केवल साधन है, उस जन कल्याण का साधन है, उस जनता के आनंद का साधन है जो हम अधिकतम दे सकें, उस अंत्योदय के लिए साधन है। तो हमारे लिए सरकारें साधन है, वो भी एक टूल है जन कल्याण का, जनता के आनंदित होने का। हमारे लिए सरकार बनाना और सरकार में होना ही लक्ष्य नहीं है। ठीक है सिंपी जी, चलिए जवाब दे दीजिए आप। मुझे लगता है कि सरकार हो जाना बहुत देखिए, ठीक है ब्रिज जी, अगर हम सरकार में है तो उस दौरान जन कल्याण का कौन सा काम लेकर चल रहे हैं? उन्होंने बहनों की चर्चा करी। देखिए ठीक है ब्रिज जी, अब सिंपी जी को सुन लेते हैं, फिर लौटूंगा जी। लोया साहब, आप भी तो सुनने का धैर्य रखिए। लोया साहब, जवाब सुनने का भी तो धैर्य रखिए। साहब जो कह रहे हैं कि धर्म के, अरे लोया साहब हो गया ना, आप थोड़ा सा जवाब
सुनने का भी धैर्य रखिए। आदरणीय लोहिया साहब कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर कर्म करिए, तो यही धर्म कहता है कि फल खाने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। तो हम उसी कर्म पर केंद्रित होकर तो आपसे प्रश्न कर रहे हैं। और आप ये मत कहिए कि लगातार जनता आपको चुन रही है। 2018 में जनता ने हमें चुना था, लेकिन चुने हुए देश को चोरी कर बैकडोर एंट्री से सरकार लोहिया साहब आप लोगों ने बनाई। ये कांग्रेस की आदत नहीं है। जनमत को अपमानित करना भारतीय जनता पार्टी की आदत है। और आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकारों में कुछ नहीं हुआ था, तो जितनी योजनाएं कांग्रेस के सरकारों में चल रही थी ना, उन्हीं योजनाओं कामों को उल्टा सीधा कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे चल रही है। आपको बता दूं, जो श्रम भागीदारी कांग्रेस के समय में महिलाओं की हुआ करती थी, वही श्रम भागीदारी आज भी है। जबकि बीच में आपकी की सरकार में गिर गई थी। लाडली बहनों को 1500 रुपए की किस्त देते हैं और फिर उन्हीं लाडली बहनों को सिलेंडर के लाइन में लगा देते हैं। ये आप ही की सरकार कर रही है। अगर आप किसानों की बात करते हैं तो जितनी सिंचाई परियोजनाएं आई थी, क्या उन बहनों के पास सिलेंडर था? अरे जो लोग 65 साल में 9.5 करोड़ कनेक्शन दे पाए और हमने 12 साल में 12 करोड़ सिलेंडर दिए। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, उनके पास सिलेंडर नहीं था। एक एक करके सुन लेते हैं, तभी अपनी बात आप रख पाएंगे। जमाने में ही आए थे, लेकिन उज्ज्वला योजना के जो सिलेंडर आपने बांटे थे ना, उज्ज्वला योजना के सिलेंडर भोजन बनता था, लाइनों में लगी हुई है। ये कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ था। हॉर्मोज हमारे देश इतिहास में अगर बंद हुआ ना, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, कांग्रेस की सरकार के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये आपकी विदेश नीति है लोहिया साहब। की आवाज ठीक नहीं आ रही दोनों की। ठीक है। और जो बेरोजगारी आपने देश के अंदर खड़ी करके रखी हुई है, आप बता दीजिए कहाँ है। चलिए आप दोनों को रोकूंगा। छोटा सवाल जो है मैं महंत जी से ले लेता हूँ। छोटा सवाल महंत जी से लेता हूँ। महंत जी, क्या श्री कृष्ण जैसे उदाहरण आज के सिस्टम में प्रैक्टिकल है? महंत जी बात है, श्री कृष्ण जी भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का तो उदाहरण पूरे जीवन काल में सत्यार्थ होता है। भाई भगवान श्री कृष्ण ने वो है, जब उन्होंने राज किया तो आप देखिए कि क्या स्वच्छंद राज किया, और जब युद्ध किया तो युद्ध मतलब देश को सुधारने की बात आई तो बगैर हथियार उठाए जो है उन्होंने विश्व इस सृष्टि का सबसे बड़ा युद्ध को जीत लिया। तो भगवान श्री कृष्ण से तो सब कुछ सीखना चाहिए। मैं तो बताऊं आपको कि हम लोगों को भी कहते हैं, और आपकी चैनल सम्मानित चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आपको रामायण और गीता हर सनातनी को, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। आप कोई राजनीति करता हो, चाहे कोई व्यवसाय करता हो, चाहे कोई धर्म का कार्य करता हो, उनको गीता और रामायण से उसके पूरे जीवन चरितार्थ होता है कि व्यक्ति को कब किस परिस्थिति में क्या काम करना चाहिए, जब जैसी परिस्थिति रहे। ये हमारी रामायण भी सिखाती है, गीता भी सिखाती है। और भगवान श्री कृष्ण तो जो वो तो योगेश्वर है, उन्होंने सृष्टि में आकर और ये बता दिया कि ये नन्हे से 5 बालकों को जो है लाखों बड़ी अक्षणी सेना से लड़वा दिया और जीत के दिखा दिया। तो योगेश्वर तुम है। इसी प्रकार से देखिए, जब सरकारें अच्छा काम कर रही, कोई भी सरकार हो, हम ये नहीं कहते भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, जिस प्रदेश में जब सरकार और सरकार अच्छा काम कर रही हो तो उसकी तारीफ भी करना चाहिए। ठीक है, तारीफ करना चाहिए। ठीक है, समय कम है इसलिए छोटा छोटा सवाल मैं सबसे ले लेता हूँ। ब्रिज जी जल्दी से अपना जवाब दे दीजिएगा। मुझे अभिनंदन करने का मन होता है हमारे कांग्रेस के मित्रों का कि जिनके राज्य में कभी महिलाओं को गैस का कनेक्शन नहीं मिला, आज वो कहते हैं महिलाएं लाइन में लगी हैं। जिनको कभी कांग्रेस ने 1 रुपया नहीं दिया, उनको अगर हम कुछ सम्मान उनका करते हैं तो उनको कम दिखाई देता है। मगर मैं पुनः एक बात जरूर कहता हूँ, यहाँ आपसे कितने चिल्लाने से कुछ नहीं होता। ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है, मुझे सब पता है। ये गुरूर है कि 18 में उन्हें वोट मिल गए थे, नहीं मिले थे। आप टेक्निकली चुनाव जीते थे, आप मतों में चुनाव नहीं जीते। हाँ, विधायक आपसे ज्यादा थे, इसलिए आप सरकार में थे, वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। मैं पुनः कहता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ये जरूर कहें कि वो विषय पर थोड़ा बहुत पढ़ते आए, और सरकार के 72 विभाग हैं, वो 72 विभागों के नाम पते तो उन्हें मालूम हो कि कौन-कौन से विभाग होते हैं। चलिए ठीक है, अब समय भी इजाजत नहीं दे रहे, इसलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों मेहमान का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर
पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपनी बात को कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है निश्चित तौर पे वो चाहती है कि प्रशासन भी जो है अब अध्यात्म से जुड़े, ताकि एक खुशहाल मध्य प्रदेश जो है सबके सामने आए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।